नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दारा कारक का वैवाहिक जीवन पे पड़ता हुआ प्रभाव। कैसे दारा कारक आपको बता सकता है कि आपका पॉसिबल स्पाउस जो है वो ये होगा। जो एनर्जी होती है कि ये पर्सन मुझे कंप्लीट करता है, ये दारा कारक से निकल जाती है। अगर आप अपने पार्टनर का चार्ट देखें और उनकी दशाओं को देखें और आप महसूस करेंगे कि वो दशाएं मेरे दारा कारक से अच्छी तरह से समायोजित होती हैं, तो मेरा अपने पार्टनर के साथ अच्छा संबंध है। तो दारा कारक की जो भूमिका है वो केवल और केवल पॉसिबल स्पाउस तक सीमित नहीं है। दारा कारक मैरिज की पूरी डायमेंशन को कंट्रोल करता है, चाहे वो चार्ट मैचिंग हो, चाहे वो पॉसिबल स्पाउस का पता लगाना हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे वो ये एनर्जी हो कि ये पर्सन मुझे कंप्लीट करता है, चाहे वो रिश्तों के अंदर दारा कारक की ऊर्जाओं का समावेश हो। तो ये सेशन जो है वो इन सब डायमेंशंस को कवर करेगा। अगर आप सेशन यहाँ तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जुड़ चुके हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ट्रू चैनल एस्ट्रो फॉर यू के साथ। तो आगे हम समझेंगे कैसे दारा कारक जीवन को प्रभावित करता है। जैमिनी सूत्रम के अंदर विवाह पक्ष को जानने के लिए दारा कारक उपपद लग्न दोनों की प्रमुखता है, जिसमें दारा कारक वो ग्रह जिसके पास सबसे कम डिग्री है। आप देखिए कितना आसान है इस ग्रह का पता लगाना। वो ग्रह जिसके पास कुंडली में सबसे ज्यादा कम डिग्रीज हो, सबसे कम डिग्रीज हो। तो आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन कीजिए और देखिए ग्रहों को डिग्री में कि डिग्रीज के अनुसार ग्रहों की क्या व्यवस्था है। राशियों को छोड़ दीजिए, बस डिग्रियों के ऊपर फोकस कीजिए। जो ग्रह कम डिग्रीज को रखेगा वो आपका पॉसिबल दारा कारक है, वो आपका दारा कारक बन जाता है। यहाँ पर हम अष्ट प्लैनेट सिस्टम को फॉलो करेंगे जिसमें राहु को इंक्लूड किया जाता है। तो राहु की कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। राहु अगर 29 या 30 डिग्री 28 डिग्री का है तो वो आपका पॉसिबल दारा कारक हो सकता है। अब आप कहेंगे राहु की डिग्री तो सबसे ज्यादा है, तो राहु और केतु रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, ये उल्टे चलने वाले प्लैनेट है। तो इनकी डिग्रीज को हमेशा 30 से माइनस कर देना चाहिए। 30 में से जैसे ही आप घटाएंगे वो 2 या 1 डिग्री रह जाएगी, वो होगी सबसे कम डिग्री। तो अब आप अपने दारा कारक को पहचान चुके हैं। अब ये जो प्लैनेट है ये आपके विवाह में सबसे ज्यादा योगदान देगा। इसमें वो विवाह या वो संबंध जो आउट ऑफ डिजायर बनते हैं। देखिए सप्तम भाव सप्तमेश को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आप देखेंगे तो सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तमेश का नक्षत्र नवमांश, नवमांश का सप्तमेश, नवमांश का सप्तम भाव, नवमांश में सप्तम भाव में अंदर बैठे हुए ग्रह। तो कितने सारे ग्रह आपके पास आ गए आपकी मैरिज को जज करने के लिए। बट मैं वहां आपसे कह रहा हूं कि दारा कारक उन संबंधों में विशेष भूमिका अदा करता है जो संबंध आउट ऑफ डिजायर होता है, जो संबंध आपकी इच्छाओं से प्रभावित होता है। कई संबंध ऐसे होते हैं जैसे लिव इन रिलेशन हो गए, जैसे रिलेशनशिप्स हो गए, जैसे मैरिज में आपकी फैमिली आपको ज्यादा तरजीह दे रही है, आपको वो ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं कि आप जैसा चाहे मैरिज पार्टनर डिसाइड कर लें अपने लिए। तो वो जो संबंध है वो दारा कारक से निकल के आते हैं। तो अगर आपके पास आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है और वहां कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा जीवन को आपको पार्टनर देना चाहते हैं, तो वहां पर दारा कारक की इतनी प्रमुखता नहीं रहती है। तो जब आप कुंडली मिलान कराने जाएं, कुंडली को जांच करवाएं, तो आप देखिए कि क्या आपका जो रिलेशन है वो आउट ऑफ डिजायर है, क्या वो आपकी इच्छा है या केवल आपके ऊपर कोई प्रेशर है। अगर वो आपकी इच्छा है तो दारा कारक की प्रमुखता बनेगी। देन द सेकंड इज कि अगर आप किसी शुभ ग्रह की दशा के अंदर है, जी हाँ, अगर आप किसी शुभ ग्रह की दशा के अंदर हैं, पंचमेश नवमेश लग्नेश की दशा के अंदर हैं, तो भी विवाह में दारा कारक को प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो विवाह होगा वो आपके अनुकूल होगा, आपकी जन्म राशि के, आपकी लगन के, आपकी इच्छा के अनुरूप होगा। तो वहां पर दारा कारक की भूमिका आ गई। देन द थर्ड इज कि अगर नवमांश में आपका दारा कारक उच्च का हो या वर्गोत्तम हो तो मैरिज में दारा कारक की भूमिका 80 से 90% हो जाती है, चाहे वो मैरिज आपकी डिजायर से हो या फिर वो मैरिज किसी और के प्रेशर से हो। तो ये कुछ गोल्डन सूत्र हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा दारा कारक बनेगा चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बनेगा शनि, या सप्तम भाव में बैठा होगा शनि। तो आप कहेंगे कि हेमंत जी शनि मेरे विवाह को निर्धारित करेगा या चंद्रमा। तो मैं वहां आपसे कहूंगा कि क्या वो आपकी डिजायर है या क्या आप लग्नेश नवमेश या पंचमेश की दशा के अंदर है या किसी ऐसे प्लैनेट की दशा के अंदर है जो आपको लाभ देने वाला है, तो फिर वो विवाह आपके अनुरूप है, उसमें आप दारा कारक को लीजिए, उसमें आप दारा कारक को लीजिए। तो ऐसी डायरेक्शन से रिश्तों की तलाश कीजिए जो कि आपके दारा कारक के अनुकूल हो। जैसे चंद्रमा आपका बन गया तो चंद्रमा की दिशाओं से ही रिश्ते आने की संभावना है। चंद्रमा मदर का कारक है, तो आपकी मदर आपको मैरिज में सपोर्ट कर सकती है या मदर इन लॉ की तरफ से प्रपोजल आ सकते हैं, फीमेल्स आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, तो वृषभ का मतलब है टॉरस और टॉरस का मतलब है आपका परिवार, परिवार आपको सपोर्ट कर सकता है। स्कॉर्पियो में नीच का होता है, तो जब भी चंद्रमा दारा कारक बन जाता है संभावना ऐसी आती है कि या तो कोई
छुपी हुई बात पता लग गई, या फिर किसी और ने भिड़ा दिया। ये भी बहुत चीज होती है कि भिड़ा देते हैं लोग, तो उससे विवाह संबंध में रुकावट आ जाती है। तो आपको देखना है आपका प्लैनेट कैसा है, उस प्लैनेट की उच्च राशि कौन सी है, निम्न राशि कौन सी है। तो ये बात हुई, ये गोल्डन सूत्र है जो दारा कारक में आपको फॉलो करने चाहिए। चंद्रमा दारा कारक है, उसके 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छी तरह जब ही समझ पाएंगे जब आप ये जान जाएं कि दारा कारक वो ग्रह है जो आपको अनुकूल व्यवस्थाओं को प्रदान करता है। अनुकूल व्यवस्था, ऐसा संबंध जिसमें आप मन से अटैच हो पाए, वो दारा कारक है। अब बात आती है दारा कारक की डिग्रियों की। दारा कारक जैमिनी सूत्रास में एक ऐसा ग्रह है जिसकी डिग्री सबसे कम है। जैमिनी सूत्रास के अनुसार डिग्री जो है वो प्लैनेट की कार्मिक व्यवस्थाओं को इंगित करती है। जिस ग्रह की डिग्री जितनी कम, उसका कार्मिक प्रोफाइल उतना कम। अगर आपका चंद्रमा आत्मकारक बन जाता है तो आप चंद्रमा की डिग्री जो है आपके चार्ट में वो 29-28 डिग्री है। ऐसे लोगों के जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड कर्मास बहुत ज्यादा होते हैं। चंद्रमा के कर्मास मतलब इमोशनल कर्मास बहुत ज्यादा होता है। पिछले जन्म में आप लोगों से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट थे, इस जन्म में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मतलब लोग आपको देखेंगे कि ये पर्सन बहुत इमोशनल पर्सन है। मंगल आपका दारा कारक है, आत्मकारक है, तो लोग कहेंगे कि हाँ ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है। वहीं दारा कारक वो ग्रह है जिसकी डिग्री सबसे कम है। तो दारा कारक आपके अंदर नहीं दिखाई देता, बट दारा कारक अगर कोई और पर्सन के अंदर वो दारा कारक के गुण है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर चंद्रमा आपका दारा कारक बन जाए और मैं आपसे कहूं कि एक रूम के अंदर 10 लोग बैठे हैं, तो जिस इंसान को चंद्रमा की दशा चल रही है, जिस इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, जिस इंसान की राइजिंग चंद्रमा की राइजिंग है मतलब कर्क राशि है, उसकी तरफ आप डायरेक्टली इंक्लाइंड हो जाएंगे। आप कहेंगे कि इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंगल आपका दारा कारक हो गया, आप ऐसे पर्सन की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे जो मंगल की दशाओं में हो, मंगल की सब दशा के अंदर हो, या फिर मेष या वृश्चिक राशि से आता हो, या फिर उसके अंदर मंगल के तत्व ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे कि वो डोमिनेंट है, कि उसकी वेल बिल्ट पर्सनालिटी है, कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो दारा कारक वो ग्रह है जिसकी तरफ आप जानना चाहते हैं। वो आपके अंदर नहीं दिखाई देता क्योंकि उसकी डिग्रीज कम है, उसके ऊपर आपने वर्क नहीं करा है, बट जैसे ही वो आपको बाहर दिखाई देता है आप कहते हैं यही वो प्लैनेट है जो मुझे मेरे जीवन में चाहिए। तो वहां निकल के आते हैं वो संबंध जिनमें हम कहते हैं कि हाँ इससे मिलकर ऐसा लगा कि अपना है, जैसे कोई अपना अपना पर्सन लगता है कि ये मुझे कंप्लीट करता है। तो दारा कारक वो ग्रह है जो आपको कंप्लीट करता है। आत्म कारक के ऊपर तो आप बहुत जन्मों से काम करते आ रहे हैं, बट दारा कारक को आपने हर जन्म में नेग्लेक्ट करा है, हर जन्म के अंदर आपने उसे नेग्लेक्ट करा है। तो दारा कारक वो ग्रह है जो आपके इमोशंस को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, तो जो बॉडीज बनती हैं हर बॉडी को कंप्लीट करता हुआ चला जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल बॉडी हो, इमोशनल बॉडी हो या फिजिकल बॉडी हो। तो दारा कारक हर बॉडी को सब्स्टिट्यूट करता है, वो उसको कंप्लीट करना चाहता है। अगर चंद्रमा आपका दारा कारक हो गया तो आप एक ऐसे पर्सन की तरफ जाना चाहेंगे जो कि काफी इमोशनल है, जो कि काफी केयरिंग है, जो कि काफी प्रोटेक्टिव है। वो हमेशा आपको ये कहेगा ऑल इज वेल, मैं यहाँ पे हूँ, ऑल इज वेल की एनर्जीज आपको हमेशा आती रहेंगी। चंद्रमा दारा कारक है। मदर आपको मैरिज में हेल्प कर सकती है, मदर इन लॉ की तरफ से प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो फीमेल फिगर को आपको तरजीह देनी चाहिए, विशेषता प्रमुखता देनी चाहिए। फीमेल फिगर ही आपको मैरिज में हेल्प कर पाएगी ज्यादा से ज्यादा। चंद्रमा आपका दारा कारक है। आप एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको हमेशा सिक्योर महसूस कराए, जो सिक्योर महसूस कराए कि हाँ कुछ भी हो जाए ऑल इज वेल, मैं हूँ, सिक्योरिटी आपके पास बनी रहे। वहीं ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपको बार बार सरप्राइज दे। कई बार होता है रिलेशन के अंदर, मैरिज के अंदर बार बार सरप्राइज देने की आदत जाती है, सरप्राइज देता रहूंगा, सरप्राइज में देता रहूंगा। तो ये जो सरप्राइज देने की आदत है ये आपको पसंद नहीं है। अगर कोई पर्सन ने कहा बार बार कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो आप कह देंगे नहीं जी, मुझे सरप्राइजेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो चंद्रमा जब दारा कारक बनता है तो जातक के अंदर ये ऊर्जाएं स्वभावतः दिखाई दे जाती हैं, स्वभावतः नेचुरली आपको दिखाई दे जाएंगे। कोई भी पर्सन आपके जीवन में आएगा, अगर चंद्रमा की दशा, चंद्रमा की सब दशा में है, कर्क राशि का है, कर्क लगन का है, तो उससे आप नेचुरली इंक्लाइंड रहेंगे। उसकी तरफ आपको ये रहेगा कि ये बस अपना है, इसके साथ मिलके ऐसा लगता है कि अपना पर्सन मुझे मिल चुका है। या फिर उसको जिस ग्रह की दशा है वो कर्क राशि में बैठा हो, वो भी आपको कंप्लीट करेगा। तो जिन रिलेशंस में ये बात आती है कि ये मुझे कंप्लीट करता है, तो वहां कंप्लीशन की एनर्जी कब आएगी? जब वो चंद्रमा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। चंद्रमा जब भी आपका कारक बनता है तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि यही चीज है जिसको आपने हमेशा नेग्लेक्ट करा है। आप एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा दुनियादारी में है, जो काम करना चाहते हैं, औरों का ध्यान रखना चाहते हैं, बट स्वयं का ध्यान आप नहीं रख पाते हैं। तो चंद्रमा जैसे ही दारा कारक बनता है, ये आपसे ईश्वर की आशा है कि आप इमोशनल पर्सन
पर्सन बने, स्पिरिचुअल पर्सन बने, और आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो और वो हमेशा आपकी केयर करता रहे, चाहे वो पॉजेसिव हो सकता है। चंद्रमा धारक कारक हो गया, रिलेशंस फॉर श्योर जो है वो पॉजेसिव रिलेशंस ही बनते हैं, जिसमें दूसरा पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होता है और उसके मूड स्विंग्स को आपको हमेशा झेलना पड़ता है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। वो इतने ज्यादा इमोशनल, इतने ज्यादा एम्पैथिक हैं कि उनको छोटी छोटी बातें भी आपकी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो यहाँ आपको आप जो कह रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। वैक्सिंग और वेनिंग दो फेस होते हैं मून के, तो आपको उनके व्यवहार में रोज चेंजेस देखने को मिलेंगे। कभी ओवर स्वीट देखने को मिलेंगे, कभी सिंपल नॉर्मल पर्सन देखने को मिलेंगे। मून एस धारक का फीमेल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बस फीमेल्स का ही तत्व है जो आपकी मैरिज में आपको हेल्प भी कर सकता है, उसे डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो दोनों ही ताकतें फीमेल्स के पास हैं, उनका अगर आपने ध्यान रख लिया, और उसमें भी एल्डर वंस का जो आपसे और आपके पार्टनर से उम्र में बड़ी हो, एज में बड़ी हो, उनका हमेशा 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 ध्यान रखना चाहिए। ये मूल ऊर्जा है जो निकल के आती है चंद्रमा के धारा कारक होने से। तो ये है फर्स्ट सेशन की कुछ बारीक डिटेल्स। शुक्र एस धारा कारक। शुक्र जब भी धारा कारक बनता है, आपके पर्सन के अंदर हैवी करिश्मा आपको दिखाई देता है। वो उन फील्डों की तरफ ज्यादा होता है जो शुक्र से डोमिनेटेड हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, चाहे वो सुख समृद्धि के किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वर्क करना, और कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ रहना, एमएनसी कंपनीज की तरफ रहना। तो बहुत बार देखा गया है कि जब भी शुक्र धारा कारक बनता है, जातक जो आपका पार्टनर होता है वो हैवी शुक्र से इन्फ्लुएंस होता है। हैवी शुक्र से इन्फ्लुएंस का मतलब है कि प्राइवेट जॉब्स की तरफ हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे तो हायर पोजीशन के ऊपर होंगे, उनको भोग तत्व जो है वो हमेशा ईश्वर से मिलता रहेगा। तो भोग तत्व की कमी जो है वो जीवन के अंदर नहीं आती है जब भी शुक्र धारा कारक होता है, और यही भोग है, यही जो प्लेजर है, ये आपको अट्रैक्ट करता है। तो रिलेशंस के अंदर आपको जो प्लेजर है, प्लेजर सीकिंग है, आपके रिलेशंस में जब भी जाएंगे, मैरिज की जब भी सोचेंगे कि वो प्लेजर जो है वो मिलते रहना चाहिए, जहां पे भी जाएं वहां पे अपना राज हो, इस तरह की व्यवस्था आपको चाहिए जब भी शुक्र आपका धारा कारक बनता है। शुक्र की विशेष बात है कि शुक्र संजीवनी विद्या का कारक है। ये जब भी धारा कारक बनता है तो आपका जो पर्सन होगा वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देगा जो आपको डिप्रेस एनवायरनमेंट से एकदम से बूस्ट अप एनवायरनमेंट में ला देगी। तो अगर आप डिप्रेस बहुत महसूस करते हैं तो शुक्र का धारा कारक होना आपके लिए संजीवनी विद्या जैसा है। आपका जैसे ही पार्टनर आपके जीवन के अंदर आएगा, पर्सन आपके जीवन के अंदर आएगा, आप महसूस करेंगे कि जीवन ही बदल गया, लाइफ चेंज। और वो ऐसा चेंज हुआ है जिसमें पर्सन आपको हमेशा 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 अच्छी वाइब्स प्रदान करना चाहता है, डिप्रेस एनवायरनमेंट से उठा करके बूस्ट अप एनवायरनमेंट में ला देता है। शुक्र धारा कारक अगर पुरुष कुंडली के अंदर बन जाए तो 24/7 आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि एक तो शुक्र विवाह का कारक हो गया है और दूसरा है कि वो धारा कारक भी बन चुका है। तो सामान्य कारक का धारा कारक बन जाना, नेचुरल कारक का धारा कारक बन जाना इंडिकेट करता है कि पर्सन विवाह के बारे में 24/7 जो है वो सोचने लगेगा। उसको विवाह जो है वो सबसे बड़ी चीज है उसके जीवन के अंदर, मतलब विवाह के बाद जीवन जातक का पूर्णतः बदल सकता है। शुक्र उच्च के किस राशि में होता है? पाइसेस में, मीन राशि में। तो मीन राशि का मतलब है एक्सपेंडिचर्स करना, एक्सपेंसेस करना। विश्वास करिए आपका जो पार्टनर है वो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को बहुत पसंद करता है, फॉरेन ट्रेवल को पसंद करता है, उसको पसंद है एंटरटेनमेंट, उसको पसंद है प्रोडक्टिविटी, उसको पसंद है फ्रीडम, उसको पसंद है एमएनसी कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, और गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगी उनमें सुपीरियरिटी, उसमें ऊपर का पोस्ट जो है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ भोग तत्व बहुत ज्यादा है, वहाँ मीन राशि के गुण बहुत ज्यादा है। और आपका पार्टनर हमेशा कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है। थोड़ी सी भी देरी किसी काम को करने में, किसी भी काम में कुछ लंबे समय तक अटकना जो है वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। शुक्र नीच का किस राशि में होता है? वर्गो राशि में। तो वर्गों के जो तत्व हैं, बंधनों के जो तत्व हैं, वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तो शुक्र जब धारा कारक बनता है, विवाह के अंदर अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण होता है, बट जैसे ही आपका पार्टनर भोग तत्व से थोड़ा सा भी फिसलता है, उसको भोग में किसी भी तरह की कमी आने लगती है, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं या फैमिली से किसी भी तरह का क्राइसिस आने लगता है, तो वहाँ मैरिज में दिक्कतें आती है। शुक्र एस डी के बहुत चार्टों में देखा गया है मैरिज में इन लॉज की तरफ से फैमिली क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में, कपल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो शानदार बना रहता है। शुक्र की चार्मिंग एनर्जी है, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए। शुक्र एस डी के आपको आपसे जो कम उम्र की लड़कियां हैं, एज में जो आपसे यंगर हैं, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके प्रति कुछ ना कुछ अच्छे काम आपको करते रहने चाहिए अगर आप अपनी मैरिज में बेटरमेंट चाहते हैं। और पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी बनती हैं कि जातक को अर्ली एज में ही मैरिज प्रपोजल्स आने लग जाते हैं। शुक्र एस डी के मैरिज में
बहुत डिले नहीं होने देता, क्योंकि इनको शनि की भी कृपा अपने साथ मिलती है। शनि शुक्र की राशि लिब्रा में उच्च के होते हैं, तो मैरिज में डिले भी इनको नहीं फेस करना पड़ता। बट अगर यंगर किसी भी गर्ल से किसी तरह की दुश्मनी, किसी तरह की चीटिंग या किसी तरह का डिस्टर्बेंस रहता है संबंधों में, तो वो आपकी मैरिज को स्पॉइल या फिर मैरिज में डिले ला सकता है, मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है। तो वहां हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। शुक्र गुरु भी हैं, तो अध्यात्म की भी ऊर्जाएं आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिलेंगी। और उनका जो अध्यात्म है वो ऑर्थोडॉक्स अध्यात्म नहीं है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जो भी ब्रेकेज आ गए हैं उनको ब्रेक करने का, जो भी गंदगी उनको दिखाई देती है टेम्पल सिस्टम के अंदर, सामान्य सिस्टम के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर, उनको वो बार बार अपोज करेंगे। ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप मिले जो शुक्र की दशा में हो, वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो। इन दोनों से इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नवमांश को आपको एनालाइज करना चाहिए कि शुक्र D9 के अंदर कहाँ बैठे हैं। शुक्र की राशि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र जिस दिशा के स्वामी है आपके बर्थ चार्ट के लिए, बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की व्यवस्था दिशाओं को बदल देती है, तो उस दिशा से मैरिज प्रपोजल आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैट्रिमोनियल साइट्स, इनकी तरफ ज्यादा अपना रुझान रखते हैं, तो आपको यहाँ से संबंध आसानी से मिल जाएंगे। तो सोसाइटी की जगह आपको ज्यादा रुझान रखना चाहिए इन तरह के व्यवस्थाओं के ऊपर, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती हैं आउट ऑफ कल्चर की, डिफरेंट कल्चर की, या कहिए कुछ स्पेशल टच आपको आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा, जो उन्हें हमेशा स्पेशल बनाएगा, जिससे वो हमेशा पब्लिक के स्पॉटलाइट के अंदर, उनकी आंखों के अंदर बने रहेंगे। तो ये विशेष ऊर्जा है जो शुक्र SDK देता है। अगर मंगल आपके DK बन जाए तो आप मंगल की ऊर्जाओं को बहुत जीवन से नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं। DK वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री सबसे कम है, इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। जैसे ये मंगल की ऊर्जा आपको किसी पर्सन के अंदर दिखाई देती है, उससे आप अट्रैक्शन जो है वो महसूस करते हैं। तो जब रिलेशन आउट ऑफ डिजायर आता है कि मेरी इच्छा है इस संबंध को बनाना, तो ऐसा संबंध आप बनाना चाहेंगे जिसमें आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज ज्यादा हो, कि साहब वो डरने वाला ना हो, कि साहब वो कोई डब्बू तरह का आदमी ना हो, कि वो कहीं छुप के ना बैठ जाए। वो फाइटर तरह का पर्सन आपको चाहिए, फाइटर सोल आपको चाहिए, जो आपका स्टैंड हमेशा ले सके, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। और कोई पोएट की तरह ना हो कि कविताएं ही लिखने लग गए आपके लिए, ना, पोएट की तरह नहीं, एक मंगल की तरह। मंगल मीन्स सेनापति, मंगल मीन्स मैस्कुलाइन एनर्जी जिसके पास ज्यादा है, मर्दाना ताकतें जिसके पास ज्यादा है। तो ऐसा पर्सन आपको अपने जीवन के अंदर हमेशा 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 चाहिए। अगर कमरे के अंदर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो आप उस पर्सन से अट्रैक्शन ज्यादा महसूस करेंगे जिसकी बॉडी जो है वेल बिल्ट बॉडी हो, मसल पावर्स हो जिसके अंदर, जो मंगल की दशाओं के अंदर हो, जो मेष या वृश्चिक राशि या लगन से प्रभावित हो, उस पर्सन से आप सीधा ही संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मंगल कौश दक्षिण दिशा का स्वामी है, बट आप अपने चार्ट में देखिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। चार्ट के अनुसार ग्रहों की दिशाएं और दशाएं दोनों बदल जाते हैं, तो चार्ट भी बताएगा आपको कि कहां से पॉसिबल स्पाउस आपका आ सकता है। वास्तव में मंगल का DK होना शानदार व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा पार्टनर आपको मिल जाएगा जो आपका हमेशा प्रोटेक्शन चाहे, जो आपको हमेशा हमेशा बचाना चाहे, जो हमेशा चाहे कि मैं आपको बचाऊंगा। ये ऊर्जा आपको आपके पार्टनर के अंदर आसानी से मिल जाएगी। तो ये बहुत मेन चीज है, जब भी मंगल DK बनता है तब होती है, जो उससे पहले नहीं हो सकती। मून अगर आपका DK है तो पार्टनर इमोशनल होगा, शुक्र DK है तो पार्टनर चार्मिंग होगा, बट जो प्रोटेक्टिव पार्टनर है कि जो मुझे बचाए, मेरा स्टैंड ले, वो मंगल ही दे सकता है। मंगल उच्च का होता है कैप्रिकॉन के अंदर। तो ऐसा पर्सन होगा जो हमेशा 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 वर्क के प्रति डेडिकेटेड रहे, वो वर्क के प्रति डेडिकेटेड रहेगा ही रहेगा। आप नो मैटर आप वोट कर लीजिए, आप जैसे ही प्रोफेशन के अंदर जाएंगे आपको आपका पार्टनर दिखने लग जाएगा। वहां पार्टनर मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपको अपने प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए। जैसे ही आप नई जॉब स्टार्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि उस जॉब के अंदर ही, उस फर्म के अंदर ही, उस प्रोफेशन से ही आपको आपका पार्टनर जो है वो मिल जाए। मंगल नीच का होता है कर्क राशि में, तो कर्क का मतलब होता है घर पे, रूम के अंदर ज्यादा समय को बिताना। तो ये व्यवस्था जो है, जो कर्क राशि का तत्व है, वो मंगल को यहाँ पे पसंद नहीं आता है। ओवर इमोशनल पर्सन नहीं होगा, इमोशनल बहुत हाई भी नहीं होंगे, बट प्रोटेक्टिव पर्सन होगा और ब्लाइंड टुवर्ड यू। ये भी एक मंगल की आदत है कि मंगल जो है वो ब्लाइंड प्लैनेट है। ये हल्दीपिका का श्लोक है कि मंगल की जिस भी हाउस के अंदर होते हैं वो उसके प्रति ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जब मंगल DK बनता है तो पर्सन आपके प्रति ब्लाइंड हो जाता है। वो आपको राय बहुत देगा, वो आपको सॉल्यूशंस बताएगा, ये करो, वो करो, वो करो, और आपसे लड़ाई भी करेगा, बट जब भी आप उसको पुकारेंगे वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। ये मूल ऊर्जा आती है मंगल से निकल के।
तो मंगल जब भी डी के बनते हैं बहुत शानदार व्यवस्था होती है, क्योंकि मंगल की ही राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। मंगल का डी के होना, पार्टनर जो आपका आएंगे वो अपने फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो उनके परिवार में आपको देखना चाहिए फादर तत्व को, फादर का डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके फादर का डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड द सेकंड इज कि पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके फादर या आपको मैरिज में हेल्प कर दें, अंकल पक्ष मैरिज में हेल्प करें। अगर रात का जन्म है तो अंकल पक्ष मैरिज में हेल्प कर सकते हैं। एंड फादर इन लॉ की तरफ से ही मूलतः मैरिज का प्रपोजल आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी मंगल आपके डीके बन जाता है। मंगल को जितना आप ज्यादा बलिष्ठ रखेंगे, जितना उसकी आप ज्यादा आप कहिए पूजा करेंगे, ज्यादा उसकी बातों को मानेंगे, उतना ही बेटर आपका मैरिज का डोमेन जो है वो बनता जाएगा, जिसमें आपको पूरा फोकस रखना चाहिए अपने प्रोफेशन के ऊपर, वर्क के ऊपर आपको पूरा अपना प्रोफेशन ध्यान जो है वो रखना चाहिए। आपकी जॉब ही आपको मैरिज में अंततः मदद करेगी। तो ये होता है जब भी मंगल डीके बन जाते हैं। गुरु का दारा कारक होना, गुरु फिलोसोफर है, गुरु ज्ञानी है, गुरु टीचर है, गुरु अध्यात्म है। एक ऐसा पर्सन जो कि गुरु के तत्वों को अपने अंदर रखता हो, वो आपको अट्रैक्ट करता है। अगर किसी कमरे के अंदर 10 इंसान बैठे हैं तो आप उस पर्सन से ज्यादा प्रभावित होंगे जो कि गुरु की दशा के अंदर है, जो कि गुरु वाक्य बोलता है, जिसके अंदर ज्ञान की अपार संभावना है, जिसके अंदर फिलोसोफर दार्शनिक के बहुत ज्यादा गुण है। एक ऐसा पर्सन ही आपको आकर्षित अपने प्रति कर सकता है। तो जब भी संबंध आउट ऑफ डिजायर होते हैं तो वहां दारा कारक अपनी भूमिका को अदा करता है। गुरु का दारा कारक बनना आपको बहुत ज्यादा केयरिंग बना सकता है, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना सकता है, और आप एक ऐसे पर्सन है जो कि किसी आध्यात्मिक पर्सन, किसी ज्ञानी पर्सन की तलाश के अंदर है। आप तलाश रहे हैं किसी लॉयल पर्सन को। बहुत फीमेल्स के चार्ट में जब गुरु दारा कारक बन जाता है तो उनकी मैरिज पूरी तरह गुरु के ऊपर निर्भर हो जाती है, पूरी तरह गुरु के ऊपर निर्भर हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स के चार्ट में गुरु ही मैरिज का स्वामी है। जैसे ही गुरु दारा कारक बना, मैरिज पूरी तरह गुरु के ऊपर निर्भर हो गई, आधारित हो गई। गुरु ने कह दिया कि मैरिज को तो मैं ही अपने अनुसार चलाऊंगा। तो यहाँ आपको देखना चाहिए कि आपका गुरु किस अवस्था के अंदर है, किस व्यवस्था को गुरु निर्मित करके कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। क्या वो नीच का है, क्या वो उच्च का है? अगर वो उच्च का है या अपनी उच्च राशियों के आसपास है तो मैरिज में संभावनाएं बहुत ऊंची बन जाती हैं। मैरिज में डिले आपको महसूस नहीं करना होगा। मैरिज के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि रिलेशंस की भी बातें जो है वो आपके इन-लॉज की तरफ से अपने आप स्टार्ट हो जाए। तो जब भी गुरु डी के बनता है, उच्च की राशियों के आसपास होता है, तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज बेटर होने लग जाती हैं। वहीं अगर ये गुरु नीच का हो गया तो आउट ऑफ कल्चर रिलेशन ही एकमात्र समाधान बचता है। आउट ऑफ कल्चर, उसके अंदर कोई डिफरेंस होना चाहिए जो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि गुरु डी के बनता है तो ये भी एक मूल भावना होती है जब तक कि सोसाइटी हमारी मैरिज को किस तरह देखेगी। उच्च का हो गया तो बहुत अच्छी तरह देखेगी, वहीं अगर ये नीच का हो गया तो वो एक जैसे चांद के ऊपर स्पॉट है ना, वो आपको अपनी मैरिज के अंदर दिखाई देगा। नो मैटर आप कितना ट्राई कर लें, आप पूरी ट्राई कर लें, आप अपने समाज को कितना ही हैप्पी रखने की कोशिश कर लें, बट वो जो स्पॉट है वो आपको मैरिज के अंदर दिखाई देगा। चाहे वो डिफरेंट कल्चर के अंदर विवाह हो, चाहे वो डिस्टेंस बहुत हो कि साहब डिस्टेंस तो बहुत है, ये यहाँ हम वहाँ, तो इस तरह का डिस्टेंस हो, या वो डिफरेंट कास्ट के अंदर विवाह हो। तो ये संभावनाएं कब देखने को मिलती हैं? जब गुरु डी के हो और गुरु की अवस्थाएं बहुत ज्यादा कमजोर अवस्थाओं के अंदर पड़ जाए। गुरु जब भी दारा कारक बनते हैं तो संभावनाएं होती हैं मूलतः, गुरु अगर दारा कारक है तो मूल संभावनाएं होती हैं कि सोसाइटी की तरफ से ही रिश्ता आएगा। मतलब जैसा होता है ना कि सोसाइटी में लोग एक दूसरे से बात करके बता देते हैं, तो वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अपने पार्टनर को प्राप्त करने में। डीके वो ताकत है जो हमें अट्रैक्ट करती है, डीके वो ताकत है, दारा कारक वो ऊर्जा है जो हमें अट्रैक्ट करती है। गुरु का डीके हो जाना बेटर है कि आप समाज में रहकर ही विवाह करें, समाज के अंदर रहकर ही विवाह करें, और विवाह से पहले विवाह उत्तर जो संबंध होते हैं उनके बारे में इतना ना सोचें, क्योंकि ये आपके विवाह को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप जितना उनके बारे में सोचेंगे, जितना आप सोचेंगे कि मैं लिव इन में रह लूं, मैं रिलेशनशिप्स के अंदर चला जाऊं, जी ये करते करते आप अपने विवाह की संभावनाओं को बहुत कमतर कर देते हैं। पार्टनर आपको एक लॉयल पार्टनर मिलेगा, पार्टनर आपको एक हेल्पिंग पार्टनर मिलेगा, एक दार्शनिक व्यक्ति मिलेगा जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो। बट आपको दो चीजों के अंदर बैलेंस करना होगा। द फर्स्ट इज की सोसाइटी के ऊपर आपको पूरी तरह आधिपत्य जमाना होगा। अगर आप सोसाइटी से पीड़ित हो गए कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो वो चीज मैरिज को प्रभावित करेगी। एंड द सेकंड इज ये अपनी
तामसिक इच्छाओं को दबा के रखना। गुरु जो है वो सात्विक ग्रह है, ये सात्विक ग्रह है, तो मैरिज के अंदर सात्विक ऊर्जा ज्यादा देखने को मिलेंगी। हाँ, गुरु उच्च का होना चाहिए, उसकी शेड्यूल के अंदर व्यवस्था उच्च की होनी चाहिए, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ हो प्लैनेट के पास। वहीं अगर स्ट्रेंथ नहीं है प्लैनेट के पास तो वो पूर्णतः तामसिक हो जाएगा। लिव इन में रहने की बात, ओपन रिलेशंस में रहने की बात, आउट ऑफ कल्चर करने की बात, ये कब आती है? जब गुरु की ऊर्जाएं कुंडली के अंदर कम हो जाए। जैसे ही गुरु की ऊर्जा दबती है वैसे ही स्वतः राहु की ऊर्जाएं ऊपर चली जाती हैं। तो आपको ये सामंजस्य बना होना होगा, गुरु को सात्विक बनाए रखना होगा, गुरु की पूजाएं काफी करनी होंगी, टेम्पल्स को विजिट करना होगा, सोशल सेरेमनीज को अटेंड करना होगा, समाज में जाना होगा, सोशल प्रोग्राम्स को अटेंड करना होगा। वहीं पे आप अपने पॉसिबल स्पाउस से टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो समाज यहाँ सबसे ज्यादा हेल्प करता है। दादा पक्ष जो है वो भी बहुत हेल्प करते हैं। दादा पक्ष की अच्छी इमेज जो है वो आपको मैरिज में हेल्प कर सकती है जैसे ही गुरु डी के बन जाता है। तो ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो आपको अपने पर्सन में देखने को मिलेंगी। क्योंकि गुरु नीच का होता है कैप्रिकॉर्न के अंदर, जो कि वर्क की मूल राशि है, तो पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपको या तो आगे काम ना करने दे या आपके काम के अंदर कोई व्यवधान लाए। इन दोनों बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ समाज की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। जैसे ही समाज की ऊर्जाएं उठान मारती है, उठ जाती हैं, वैसे ही आपकी फ्री विल दब जाती है। तो यहाँ फ्री विल क्या है कि आपका प्रोफेशन, कि आपको जॉब करनी है, वो उसको ना करने को माने। तो ये इन बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जैसे ही गुरु जो है तारा कारक बनता है। तो गुरु का तारा कारक होना कुंडली में अपार संभावनाओं को दिखाता है। हर तरह की व्यवस्था अपने आप सही हो जाती है, बट उच्च और नीच इसका भेद बना रहता है। अपने पराये का भेद बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा गुरु है, इन लॉज से अच्छे संबंध, इन लॉज का अच्छा आपके जीवन में प्रभाव। वहीं अगर ये पीड़ित गुरु है, स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई, तो इन लॉज चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं रुक जाओ। तो ये बात आपको आगे ना आए। मैं इस चीज को इलोप भी कर सकता था, गायब भी कर सकता था, नहीं भी बोलता, बट आगे आपको ऐसी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके लिए बेटर है कि आप अपने जीवन में सात्विक ऊर्जाओं को ज्यादा रखें और माइंड से या तो सोसाइटी को इरेज कर दें कि मुझे सोचना ही नहीं है। हाँ, अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, बट अगर आप ये कहें 24 घंटा मैं सोचूंगा भी समाज के बारे में और फिर मैरिज बेटर हो जाए, तो वो देखिए साहब दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती जब गुरु डी के बन जाता है। तो ये हुआ गुरु का दारा कारक बनना। एंड इसके बाद आता है बुध का दारा कारक बनना। बुध युवराज है, ग्रहों के अंदर युवराज, और युवराज के पास अपार संभावनाएं होती है। इस तरह का पर्सन आपको अट्रैक्ट करेगा जिसके पास अपार संभावनाएं हो, जो हर काम के अंदर कुछ अच्छा कर सके, जो हर काम के अंदर कुछ बड़ा कर सके। कई बार पर्सन होता है जो कि साहब एग्जाम को राइट ही कर रहा है, बड़े एग्जाम्स को राइट कर रहा है, ऐसा पर्सन आपको अट्रैक्ट कर सकता है कि इसके पास अपार संभावनाएं हैं। ये कुछ भी बन सकता है। युवराज से आदमी क्या बनता है? राजा बनता है। तो युवराज से राजा मीन्स अपार संभावनाओं का स्वामी। ये ऊर्जाएं आपको अट्रैक्ट करती हैं। कमरे के अंदर अगर 10 इंसान बैठे हो तो वो व्यक्ति जो अपार संभावनाओं का धनी हो, जिसके पास इस समय कुछ नहीं हो लेकिन उसके पास संभावनाएं है, कि इसके पास ज्ञान है, इसके पास धन की संभावना है, ये बड़ी फैमिली से आता है, इसके पास कुछ ऐसा है जिससे ये कुछ बड़ा कर सकता है, इसके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे ये बड़ा बिजनेस डाल सकता है। जैसे ही कोई पर्सन इन बातों को करता है, आप कहते हैं हाँ यही तो ऊर्जा है जो मुझे कंप्लीट करती है। बुध का दारा कारक होना, बुध बहुत ज्यादा जॉली प्लैनेट है, उसके पास इंजॉइंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, एंटरटेनमेंट की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। तो कोई भी पर्सन जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्क करे, जो ऐसा वर्क करे जो आपको हमेशा एंटरटेन करता रहे, कि आपको हमेशा वो हैप्पी स्टेट के अंदर रखे, बहुत अच्छा व्यवहार हो जिसका, वो कहता है ना इको फ्रेंडली, तो जिसका इको फ्रेंडली टाइप का व्यवहार हो, जो आपके साथ बैठे तो ऐसा लगे कि हाँ एक फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ है। ये ऊर्जाएं आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बुध एज डी के जो पर्सन इंडिपेंडेंट हो, जो कहे कि मैं स्वयं के दम पे कुछ करना चाहता हूँ, वो ऊर्जाएं आपको अट्रैक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर किसी भी क्राइसिस से आपको डर नहीं लगता। एक ऐसा पर्सन जो कि फैमिली क्राइसिस से जूझ रहा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हो, उससे आपको डर नहीं लगता। आप ये नहीं कहते कि ना ये मुझे नहीं चाहिए, आप कहते हैं हाँ यही पर्सन मुझे कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन के पास अपार संभावनाएं हैं और ये अपने मस्तिष्क का, अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा यूज करता है समस्याओं को सॉल्व करने में। तो हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो बुद्ध की ऊर्जाओं को बहुत ज्यादा रखता हो, जो बुद्ध का समायोजन अपने अंदर आसानी से कर सकता हो, जो कि बोलने में बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर से जो राजनयिकों के अंदर से आते हैं, जो डिप्लोमेट्स के अंदर से आती है, उस ऊर्जा का प्रसार हो कि साहब ये डिप्लोमेसी इसकी बहुत शानदार है। आप इसको नो मैटर कितना भी पुश कर लीजिए, कितना भी दबा दीजिए, बट ये निकल के बाहर आएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, नॉट मसल्स। मंगल दारा कारक होता तो मैं कहता मसल से बाहर आएगा, यहाँ वो ब्रेन से बाहर आएगा। तो जो पर्सन बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को रखता हो, मैथमेटिक्स के अंदर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास
पास करता हो, और बुध जो है वो गणित का भी प्लैनेट है, तो गणित के अंदर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हो, या फिर कंप्यूटर साइंस, CSI, इनके अंदर उसका वर्क हो, तो ऐसा पर्सन आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर कोई लेबर पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि फील्ड में ज्यादा वर्क कर रहा है, तो वो आपके लिए नहीं। आपके लिए एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने ब्रेन का यूज टॉप नॉच पे करता है, कि साहब ब्रेन टॉप स्पीड पे चलता है मेरा, और मैं कोई काम करूँ ना करूँ, बट अपने ब्रेन का यूज करके ही मैं सारी समस्याओं को सॉल्व करता हूँ। नाउ बुध एज DK, बुध बहुत वीक हो जाता है मीन राशि के अंदर। तो मीन के अंदर ऐसा क्या है जिसमें बुध वीक हो जाता है? मीन के अंदर है नई शुरुआतें, मीन के अंदर है समस्याओं से बाहर आने का तत्व। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे कहे कि सब कुछ छोड़ के मुझे बस कहीं बाहर चले जाना है, वो आपको टर्न ऑफ कर देता है कि ये पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो समस्याओं में अंदर है, समस्याओं से जूझ रहा है, अपने मस्तिष्क का यूज कर रहा है और समस्याओं से बाहर आ रहा है, ये आपको हमेशा चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो फाइनेंस को मैनेज करना जानता हो, ओवर एक्सपेंडिचर करे, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करे, आप कहेंगे आप गलत कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन है। यहाँ पर बुध वर्गों में अच्छे व्यवहार करते हैं, पाइसेस में उनका व्यवहार बहुत ज्यादा डाउन पे आ जाता है। तो एक अच्छा एनर्जी का प्लैनेट एक कमजोर स्थिति को में भी जा सकता है। बेटर है कि पाइसेस, आपके पर्सन की राइजिंग पाइसेस ना हो, या फिर उनके अंदर गुरु का तत्व बहुत ज्यादा ना हो, कि भाई सेल्फलेस पर्सन है, कि अपना पैसा लोगों पे लुटा देता है, सेल्फलेस है। बुध सेल्फलेस नहीं है, बुध सेल्फिश है। बुध भी ज्ञान का प्लैनेट है, गुरु भी ज्ञान का प्लैनेट है, बट बुध का ज्ञान है सेल्फिश ज्ञान, कि अपना ज्ञान अपना काम। बुध गुरु का ज्ञान क्या है? अपना ज्ञान दूसरों का काम। अपना ज्ञान दूसरों का काम आपको अट्रैक्ट नहीं करता। कोई पर्सन कहे मुझे पास ज्ञान है, मैं सबको हेल्प करूंगा फ्री में, आप कहेंगे ना, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। ज्ञान है, हेल्प करूंगा, पैसे लूंगा, कंसल्टेशन की प्राइस चार्ज करूंगा, ये बुध है, ये आपको पसंद है। तो बुध जब भी पसंद आता है, मेन अपॉर्चुनिटीज बुध की तरफ से निकल के आती हैं। आपकी बुआ जो है वो आपकी मैरिज में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं, और मैरिज के अंदर एक बात आपके माइंड में चल सकती है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जो मेरी बुआ के साथ हुआ या हो रहा है। बुआ के साथ अच्छा हो रहा है तो आप कहेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही अच्छा होना चाहिए, बुरा हो रहा है तो आप कहेंगे ऐसा तो ना हो, बस ऐसा ना हो। तो बुआ की मैरिज आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। बुआ के साथ आपकी फादर की जो सिस्टर है, आपकी जो फादर साइड से जो आंट बनती है, उनके साथ क्या हो रहा है वो आपकी मैरिज का निर्धारण करता है, और उनका इन्फ्लुएंस बहुत आता है मैरिज के अंदर। तो अगर मैरिज में डिले है, क्योंकि शनि बुध दोनों फ्रेंड प्लैनेट्स हैं, डिले कई बार आ जाता है, तो आप कोशिश करिए कि बुआ से आप किसी तरह का सपोर्ट लें, बुआ किसी तरह का उपाय आपके लिए करे, वो आपकी जो डिले है, जो देरी है विवाह के अंदर, उसे कैंसिल कर देगा। अगर राहु मैरिज का स्वामी बन जाए, तारा कारक बन जाए, तो राहु जब तारा कारक होता है, आप सोच के देखिए राहु कैसा ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास इल्यूजन्स बहुत ज्यादा है, जिसके पास खुद की राशि तो है ही नहीं, जिसके पास खुद की राशि नहीं है, औरों की राशियों को ले लेता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका ही रूप ले लेता है। तो ये ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आपका एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि एक्सेप्शनल वर्क करे, जो कि सामान्य काम ना करे, 9 to 5 की जो जॉब होती है उनको तो वो बिल्कुल ना करे, ऐसा पर्सन मिलेगी जो सब कोई बड़ा काम करता है। इसका ही राहु वायु तत्व है, वायु से रिलेटेड किसी तरह का काम, तो वायु से रिलेटेड वर्क हो सकते हैं कि एरोप्लेन इंडस्ट्री इसके अंदर है, या फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, जो कि आसमान से रिलेटेड वर्क, वायु से रिलेटेड वर्क हो, वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। केमिकल से रिलेटेड वर्क हो, तो कई बार केमिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है इसी के अंदर, कि ये पर्सन मुझे अट्रैक्ट करता है। या फिर कंप्यूटर साइंस, CS, ये भी आपको प्रभावित करती है। डिजिटल मार्केट, और उसके अंदर भी बड़े काम करने वाला पर्सन, बड़े काम राहु ने जब भी करा है कुछ बड़ा करा है। राहु छोटे काम करना पसंद ही नहीं करता, राहु कहता है मैं आ गया बड़ा काम करूंगा, छोटे काम मुझे टर्न ऑफ कर देता है। तो यहाँ बड़ा काम ही है जो आपको बहुत अच्छी एनर्जी को प्रदान करता है। राहु जब भी दारा कारक बन जाते हैं, पर्सन डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिस्टेंस वाले रिलेशंस को बहुत ज्यादा तरजीह, प्रमुखता देता है। वो कहता है जो रिलेशन होने चाहिए वो दूर से होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए उनके अंदर, कुछ ना कुछ कोई डिफरेंस का पॉइंट बनना चाहिए, चाहे वो कास्ट का बने, कल्चर का बने, आपके रंग का बने, डिस्टेंस का बने, कुछ ऐसा हो जो मेरे पार्टनर को हमेशा स्पॉटलाइट के अंदर रखे। अगर आपका पार्टनर स्पॉटलाइट के अंदर नहीं आया, मान लो 10 आदमी बैठे हैं, वो भी 10 जैसा ही दिखाई दिया, वो आपको पसंद नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो, बट अलग दिखना चाहिए, ये वो ऊर्जा है जो आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। राहु की कोई राशि तो है नहीं, तो इस तरह आपके पर्सन का कोई सीधा इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई देता कि वो सब क्या है, वो उसको पता ही ना लगे कि ये है क्या। और ये आप हमेशा चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को लोगों से बचा के रखें, छुपा के रखें, उसके बारे में पता ना लगने दें कि ये वास्तव में है क्या, ये कहाँ से आया है।
देन राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी इमेज ले लेता है। तो जब भी आप अपने पर्सन को किसी के साथ बिठाएंगे, आपकी ये इच्छा होगी कि ये दूसरे पर्सन की इमेज को अपने अंदर ग्रहण कर ले। इमेज को ग्रहण करने का मतलब है कि उसको अपने ज्ञान से प्रभावित कर दे। ज्ञानी के साथ बिठाएंगे तो आपका पर्सन महाज्ञानी बन के निकलेगा। किसी ताकतवर के साथ बिठाएंगे तो महा ताकतवर बन के निकलेगा। तो ऐसा पर्सन आप चाहते हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल हो, जो एक वर्क को ना करे, मल्टी डायमेंशनल हो, बहुत डायमेंशंस में सब काम करता है। ये वो मूल ऊर्जा है जो आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। राहु जब भी दारा कारक बनता है, पर्सन को फॉरेन कंट्री, ओवरसीज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंसेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आने लग जाता है। वो कहता है कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट इज द नीड ऑफ दिस आवर, डिफरेंट मुझे चाहिए। ये आपकी मूल ऊर्जाएं बन के बाहर आने लग जाती हैं। राहु बहुत एंशियस प्लैनेट भी है। राहु तामसिक ग्रह है और राहु की अगर इच्छा पूरी ना हो तो राहु बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। तो ये भी ऊर्जा आपके पार्टनर के अंदर है। अच्छा ही अच्छा नहीं है। राहु के बारे में कुछ शेडो डार्क बातें भी है। पहली डार्क बात यही है, हमेशा छुप के रहना। राहु एक ऐसा पानी है जिसकी गहराई को नापना असंभव है। तो जब भी कोई कोशिश करता है उसकी गहराई को नापने की, मींस आपकी फैमिली में से कोई जानना चाहता है आपकी मैरिज के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, या उससे कांटेक्ट करना चाहता है, वो आपको और आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता। देन द सेकंड कि कोई भी अगर आपके पार्टनर को टीज करे, एंशियस करे कि उसके अंदर कोई कमियां निकाले, ये कमी है वो कमी है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। देन द थर्ड इज कि आसपास के नॉर्मल रिलेशंस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और राहु सूर्य का बैरी है, चंद्रमा का बैरी है। तो राहु जब भी दारा कारक बन जाए, फादर मदर और आपके पार्टनर का जो संबंध है उसको बहुत ज्यादा समायोजित करना पड़ता है। ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर के संबंधों को समायोजित करते रहें बार 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 बार। राहु एसडी के आपका पार्टनर फैमिली में तो सिंगल चाइल्ड होगा या फिर एल्डेस्ट या यंगेस्ट हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। राहु एसडी के आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम न्यू मून की टाइम, जब भी अमावस होती है, अमावस के समय आप महसूस करेंगे कि पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन एकदम से इंक्रीज होने लगा है, एकदम से अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगा है। और पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि नया जो पर्सन आपके जीवन में आएगा, या तो वो न्यू मून के दिन आएगा, अमावस के दिन आएगा, या वो जब आएगा जब आपको राहु की दशा लग जाए, या दूसरा पर्सन जो मतलब आने वाला है वो राहु की दशा के अंदर आ जाए। तो आप अपना और अपने पार्टनर का चार्ट देखिए, उनके बीच प्लैनेट्स को देखिए कि क्या दशाएं आपके बीच चल रही हैं। मान लो आपको आपकी दशा यहाँ मैटर नहीं करती है, आपका तो दारा कारक हो गया राहु, आपके पार्टनर को सूर्य की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो राहु और सूर्य और चंद्रमा से क्लैश करता रहता है। कितना भी अच्छा हो बट क्लैश बनता रहता है, तो वहां वो वर्क नहीं कर पाता। वैसे रिलेशंस में डिस्टेंस या फिर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाता है। हाँ, आपके पास राहु है, सामने वाले के पास शनि है। आपके पास राहु है, सामने वाले के पास मंगल की दशा है। आपके पास राहु है, सामने वाले के पास एक ऐसी दशा है राहु की जो बहुत ज्यादा प्रबल है। तो दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है, बॉन्ड जो है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ऐसे राहु की डिफरेंट लेवल्स हैं। कहते हैं कि वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है, बट उच्च की राशि के बारे में ना चर्चा की जाए तो वो बेटर है, क्योंकि शेडो प्लैनेट है, इसके पास इसकी कोई राशि नहीं है। हाँ, जब भी आपका पर्सन 10 पर्सन अगर कमरे के अंदर हो, उसमें से जो पर्सन ये कहेगा कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं विदेश यात्राएं करूंगा, मैं डिफरेंट कल्चर से निकल के आता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ और मुझे किसी के भी साथ बैठा दो मैं उसका ही रूप ले लूंगा, जैसे उसने ये बातें कही, आपका उसके साथ संबंध प्रगाढ़ बन जाएगा। ये बात फॉर श्योर है। राहु का दारा कारक होना इन चीजों को दिखाता है। तो राहु जब भी टीके बनते हैं, ये ऊर्जा जीवन के अंदर आते ही आते हैं। अब क्या होगा जब सूर्य आपके दारा कारक बनेंगे? सूर्य का दारा कारक होना, सूर्य फादर फिगर है, सूर्य फादर के फिगर है, सूर्य एल्डर्स को दिखाता है, सूर्य ज्ञान को दिखाता है, सूर्य से ज्ञान का प्रकाश है। आप जानते हैं सूर्य ने ही हनुमान जी को सबसे पहले ज्ञान प्रदान करा था। जो सिद्धियां थी वो सूर्य महाराज से ही निकल के आती है। तो लॉर्ड हनुमान जी के भी जो टीचर है, जो ज्ञान के गुरु हैं, वो है सूर्य देव। अब सूर्य से जो ज्ञान निकल के आया है वही आपको अपने पार्टनर के अंदर दिखाई देगा। आपका जो पार्टनर है वो काफी ज्ञानी होगा, और वो ज्ञान ऐसा नहीं है जो किताबों से प्राप्त किया, वो ज्ञान है आत्मा से निकल के आता हुआ आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक चेतना है उसकी मजबूत होंगी, आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास बहुत ज्यादा होगा। उसका फिगर जो है फादर फिगर जैसा होगा, कि फादर फिगर जैसा है कि साहब ये मेरी केयर करता है। यहाँ मसल से केयर या इमोशनल केयर नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअल केयर है, कि ये हमेशा मुझे अपनी साधनाओं में ध्यान में रखता है, कि जब भी कुछ करता है वो मेरे लिए करता है। तो इस तरह का फादर टाइप सपोर्ट जो है वो आता रहता है, कि ये सीधा तो मुझे सपोर्ट नहीं करता बट इनडायरेक्टली मेरे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। सूर्य जब भी दारा कारक बनते हैं, पार्टनर बहुत ज्यादा फादर फिगर
से मिलता जुलता भी है, और मिलता जुलता इन द सेंस है कि पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं मैरिज के प्रपोजल्स या तो फादर इन लॉ की तरफ से आए या आपके फादर की तरफ से जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज एक हाइट तक इंक्रीज हो जाती है। सूर्य का दारा कारक होना मैरिज में डिले आप पसंद नहीं करते, क्योंकि सूर्य का परम शत्रु कौन है? शनि। शनि क्या करता है? डिले लाता है, रेस्ट्रिक्शंस लाता है, ये चीज आप पसंद नहीं करते। कोई कहेगा मैरिज में डिले, आप कहेंगे ना मुझे पसंद नहीं है। तो मैरिज का डिले पॉसिबल है कि पर्सन को, जातक को पसंद नहीं आता है। सूर्य उच्च के होता है मेष में, तो हमेशा कुछ नया शुरू करना। जब भी आप कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं, आप कहते हैं नया कुछ शुरू किया जाए, और यही चीज है जो आपके मैरिज को कंटिन्यू कर सकती है। मैरिज में ऐसा समय आता है कि साहब वो हनीमून मून पीरियड तो निकल चुका है, अब बस उदासी सी छा गई है, तो ट्रैवल करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहिए, कुछ नया नया टच अपने जीवन को देना चाहिए। सूर्य नीच के होते हैं तुला के अंदर, तुला बैलेंस की राशि है, तो बैलेंस अपने पार्टनर से बना पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सूर्य के अंदर मूल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और जिन लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा होता है उनके साथ बैलेंस बना पाना या उनकी स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ कई बार अहम भी आ जाता है। प्रभुता पाई अस नहीं कोई जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाए मद नाही, तो मद जो है वो उसके साथ साथ चलता है। तो वहां बैलेंस बनाना पार्टनर के साथ मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर से कम स्पिरिचुअल हो या कम आध्यात्मिक हो, तो आपको आपकी आध्यात्मिक व्यवस्थाओं पे वर्क करना चाहिए। लोग पूछते हैं क्या करें, तो उसमें फैशन करके नहीं, अट्रैक्टिव बन के नहीं, आध्यात्मिक चेतनाओं के ऊपर आपको बल देना चाहिए, आध्यात्मिक बनना चाहिए, समाज से इंटरेक्ट करना चाहिए। गुरु के दो मित्र हैं, सूर्य के दो मित्र हैं, गुरु और मंगल। गुरु भी अध्यात्म है, समाज है, मंगल भी सत्य है, मंगल सत्य का संरक्षक है। तो जब आप ज्ञानी बनेंगे, समाज में जाएंगे, अध्यात्म को अपनाएंगे, तो आप अपने पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे ही मैरिज की बात उनसे कहते हैं या फिर किसी भी संबंध की, बिजनेस की बात उनसे कहते हैं कि सब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर लें क्या, उससे आपको बचना चाहिए। वो चीज मैरिज को डिस्टर्ब कर सकती है। सूर्य का ताराकार होना ये इंडिकेट करता है। पॉसिबिलिटीज होती है कि ईस्ट डायरेक्शन से रिलेशन आएंगे, क्योंकि सूर्य ईस्ट के स्वामी है, बट कुंडली में देखना चाहिए, प्लैनेट कुंडली में दिशाओं को बदल लेता है। कई बार कुंडली में सप्तम भाव का सूर्य वेस्ट को दिखाता है, तो वो कंप्लीट चेंज भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। कुंडली टू कुंडली चीजें बदलते रहते हैं, बट जनरल प्रिंसिपल्स जो थे वो मैंने आपको इस चार्ट के अंदर कवर कर दिए। पर्सन जो है गवर्नमेंट से प्रभावित होगा तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मीन्स गवर्नमेंट जॉब में हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी तरह का वर्क करता हो, कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो वर्क होते हैं ये आपको मूलतः अपने और आकर्षित करते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी कर सकती है, प्रेडिक्शन साइंस भी कर सकती है, टीचिंग भी कर सकती है, ज्ञान भी कर सकता है, क्योंकि सूर्य सब तत्वों के स्वामी है। बात करेंगे शनि की आत्म दारा कारक होने की। तो शनि जब दारा कारक बनता है, आप सोचिए इसके बारे में, स्वामी किस चीज का है? डीले का है। तो एक बात मूल है, डीले आएगा, हर चीज में डीले आएगा। डीले को आप नकार नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते। शनि का दारा कारक होना वैवाहिक संबंधों के अंदर डीले दे देता है, और ये डीले ऐसा नहीं है जिसे आप पसंद नहीं करते, एक्चुअली आपका एक वैलिड पॉइंट है। शनि जब दारा कारक बनते हैं तो कहते हैं जातक से एक वैलिड पॉइंट है तुम्हारे पास, डीले कर रहे हो तुम चीजों को, पर कोई कारण तो हो तुम्हारे पास। हाँ, एक मैच्योर कारण है। तो ये सेकंड लेयर है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर होगा। मैच्योर का मतलब है कि वो चीजों के ऊपर बहुत जल्दी जंप नहीं करेगा। चंद्रमा दारा कारक बनता है, पर्सन बहुत इमोशनल होता है। आपसे अगर कोई कहेगा, आपने उसको अपना दुख बताया, उसने जैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ, आप उसको कहेंगे ना ये ऊर्जाएं मुझे पसंद है, मुझे मैच्योर पर्सन चाहिए, जो खाली बातें ना करे, जिसके पास प्रोजेक्ट हो, जिसके पास प्लान रेडी हो, जो बताए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ये ऊर्जाएं हैं आप पसंद करते हैं। आप मूड स्विंग्स पसंद नहीं करते कि 5 दिन पहले पर्सन कैसा था, 5 दिन बाद वो कैसा है, ना, ये चीज आपको पसंद नहीं। आप कहेंगे मुझे सामान्य एनर्जीज चाहिए, लेवल में एनर्जीज चाहिए, मुझे वही बात बताओ जो तुम कर सको। जो ख्याली पुलाव बनाने की आदतें होती हैं वो आपको पसंद नहीं आती। इसलिए शनि जब धारा कारक बनता है तो आपको अपने रिलेशन साइड को बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। सामान्य लोग कह सकते हैं कि कितना भी हम एफर्ट दे लें, बट इस पर्सन से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। असल में वो एफर्ट ही गलत तरीके से दे रहे हैं। उनका एफर्ट क्या है? इमोशनल हो जाएंगे, ओवर क्रिएटिव हो जाएंगे, ओवर स्वीट बनने की कोशिश करेंगे, बट वो आपको पसंद नहीं आता। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे मंगल की तरह, पसंद ही नहीं आएगा आपको। आपको चाहिए मैच्योरता, कि मैच्योर है या नहीं है पर्सन, कि इसके पास वैलिड पॉइंट है या नहीं है। ये जो बात कहता है इसका कोई वैलिड ठोस कारण है या नहीं है। ठोस कारण नहीं है ना, मुझे पसंद नहीं।
तो शनि का द्वारा कारक होना चीजों के अंदर डीले भी ला सकता है और कोल्डनेस भी ला सकता है। थर्ड लेयर है तो कोल्ड भी हो सकती हैं चीजें। बट बहुत बार मैंने देखा है चंद्रमा एस डी के मैरिज को अच्छा नहीं कर पाता, बट शनि एस डी के मैरिज को अच्छा कर देता है, क्योंकि यहाँ मैच्योर आदतें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो जब आपका पर्सन मैच्योर होगा आप कहेंगे ठीक है हम दोनों मिलकर किसी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। चंद्रमा ऐसा नहीं है, शुक्र ऐसा नहीं है, सूर्य ऐसा नहीं है, बट शनि ऐसा है। शनि बहुत समय लेता है ट्रांजिट करने में, तो आराम से समस्या का समाधान निकाल लेना। शनि तामसिक प्लैनेट जरूर है, तो अपने इच्छाओं का, अपने पॉइंटों का हमेशा वो संरक्षण करता है। तो यहाँ पर अगर इन-लॉज से नहीं बन रही है, आपकी सोसाइटी से नहीं बन रही, तो आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो एफर्ट देंगे और बनाना चाहेंगे। आप कहेंगे ठीक है नहीं बन रही तो इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं और चीजों के अंदर थोड़ा डिफरेंस लाते हैं, क्योंकि आपका शनि तारा कारक है। ये आपकी मूल इच्छा है। मूल इच्छा क्या है कि चीजों के अंदर मैच्योर तत्व बना रहे, चीजों के अंदर मैच्योरिटी भी हो, चीजों के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन हो, कि हम जो भी काम कर रहे हैं लंबे समय के लिए कर रहे हैं। कोई कहेगा एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल, 7 साल ना, आप कहेंगे 10 साल, आने वाले 20 साल, आने वाले 30 साल। तो जब आपसे कोई पर्सन कहता है ठीक है मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ जो कि आने वाले 30 सालों में ऐसा दिखाई देगा, आप कहेंगे ठीक है ये मेरा पर्सन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 साल, 10 साल या 15 साल, तो आप कहेंगे 15 साल वाला जो प्रोजेक्ट हो उसके बारे में बताइए, क्योंकि ऐसी ऊर्जाएं आपको कंप्लीट करती हैं जिसमें समय बहुत लगे। तो अगर आपका पर्सन बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स का मतलब है जो बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें समय लगता है, कि साहब समय लगता है इसके काम में, वो आपको आकर्षित करते हैं। जो डीले का प्रोसेस है, लोग इसे डीले कहते हैं, आप इसे मैच्योरिटी कहते हैं, कि हाँ चीजों में समय लगता है। तो वो ऊर्जाएं आपको हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आपको प्रभावित करते हैं। तो ऐसा पर्सन आपको चाहिए, ऐसी ऊर्जाएं आपको हमेशा चाहिए। बट समाज की तरफ से काफी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि समाज तो आप जानते हैं वो बार बार सवाल करता है कि मैरिज मैरिज मैरिज, तो वो चीज आपको पसंद नहीं है। प्रोफेशन में ध्यान देना चाहिए, जॉब ही आपकी मैरिज के रास्तों को खोलती है। बहुत चार्टों में देखा है शनि एस डी के आउट ऑफ डिजायर जो भी रिलेशंस बनते हैं वो जॉब साइड से ही बनते हैं। प्रोफेशन के अंदर गए, कोई पर्सन आपको मिल गया, तो वो बात वहीं बन पाती है। शनि उच्च के कहाँ होते हैं, तुला के अंदर होते हैं, तो पर्सन के साथ बैलेंस बहुत शानदार बनता है। बट स्मूथ बैलेंस आप अपने पर्सन के साथ बना सकते हैं, बट याद रखिएगा मैच्योर रिलेशन होना चाहिए, पर्सन मैच्योर होना चाहिए। अगर वो मैच्योर नहीं है, वो चंद्रमा की तरह है, सूर्य की तरह है, तो वो क्या करेगा, चीजों में डिस्टर्बेंस लाएगा। फिर आप कहेंगे लीगल बैटल्स होंगी, डिस्टेंस बनेगा। चंद्रमा, सूर्य, राहु, जिसमें चंद्रमा सूर्य प्रमुख है, इनकी दशाओं के अंदर अगर आपका पर्सन है, जिस आपका पार्टनर है, तो उससे फिर थोड़ा दूरी को आपको बनाना चाहिए और उपाय करने चाहिए। शुक्र बुध की दशाओं के अंदर है दी बेस्ट, बट ये जो 2 दशाएं हैं ये राहु और चंद्रमा से, शनि से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए अपना चार्ट और अपने पार्टनर का चार्ट, उससे हम बेटर कंक्लूजन पे आ सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में। तो ये था इस सेशन के लिए। आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे चीजों को और ज्यादा गहरे लेवल पे, उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिए अपने चैनल एस्ट्रो फॉर यू के साथ। धन्यवाद।